Hello students, this is Sarvan Kumar, your English teacher. मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के 12th के सिलेबस के बारे में पहले बता दूं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग उपलब्ध नहीं थे, आप लोग प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए मैं आप लोग को पहले सिलेबस के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि अब बिहार बोर्ड में 150 की जगह पर अब 100 मार्क्स की ही परीक्षा ली जाएगी। पहले 150 नंबर का था, अब 100 नंबर का कर दिया गया है, 50 नंबर हटा दिया गया है। और उस 100 नंबर में आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक पढ़ने हैं, पहले मैं आपको बता दूं। आपको बुक में पढ़ना है रेनबो पार्ट 2, दूसरा है अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसके बाद तीसरे में आते हैं ग्रामर। मैं आपको इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बता दूं, किससे कितने मार्क्स का आता है और किस तरह का प्रश्न होता है। पहले मैं आपको रेनबो पार्ट 2 के बारे में बता दूं। रेनबो पार्ट 2 और अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे वह 20 मार्क्स के होंगे। पहले मैं ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दूं और ग्रामर से 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑप्शन दिया रहेगा, आपको टिक करना है कि उसमें ऑप्शन कौन सा सही है, यानी कुल मिलाकर के 50 मार्क्स जो होंगे वह ऑब्जेक्टिव के ही होंगे। और इसके लिए आपको थोरो स्टडी करनी होगी, क्योंकि जब तक आप थोरो अध्ययन नहीं करेंगे तो आप सही ऑप्शन को चुन नहीं पाएंगे। और उसके बाद मैं बता दूं कि ग्रामर में के टॉपिक कौन है, उस 30 मार्क्स में किससे क्या आएंगे। पहले मैं इसकी चर्चा कर दूं तो पहला है टाइम एंड टेंस, दूसरा है वॉइस, तीसरा है नरेशन, चौथा है मॉडल्स, पांचवा है एनालिसिस, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है आर्टिकल, एट है इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। 9 में आपको वर्ब, 10,
ट्रांसलेशन। इतने सारे टॉपिक्स आपको ग्रामर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग की शुरुआत करता हूं, और इसके अलावा जो मैं रेनबो पार्ट 2 के बारे में बताने वाला था, पहले उसको भी बता दूं, उसमें किस प्रकार के प्रश्न होंगे। तो उसके बाद हम लोग ग्रामर के टॉपिक से शुरू करेंगे, टाइम एंड टेंस से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं रेनबो पार्ट 2 के बारे में। रेनबो पार्ट 2 में आपको एक तो मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव में आपको समरी लिखना होगा, समरी लिखना होगा। अब पहले जैसा नहीं कि अब आता था 300 वर्ड में लिखने के लिए, पहले वैसा नहीं है। अब आपको 100 वर्ड्स में ही लिखना है इसको, समरी को 100 वर्ड्स में। दूसरा है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, और थर्ड में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको जो आज जिसको आप कर पाएंगे आप उसको कर सकेंगे। उसी प्रकार से आपको जो दूसरी किताब का नाम मैंने बताया था, I told you the name, and what was the name? It was a story of English. मैं अब आपकी शुरुआत करना चाहता हूँ ग्रामर से। और ग्रामर का टॉपिक जो पहला टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया था, टाइम एंड टेंस। आखिर टाइम एंड टेंस है क्या? व्हाट इज टाइम एंड टेंस आफ्टर ऑल? आर दे सेम? आर दे डिफरेंट? मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइम एंड टेंस और टेंस में क्या अंतर है। पहले मैं दोनों को अंतर बता दूं। टेंस है क्या? व्हाट इज टेंस? तो जवाब देंगे कि द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के रूप को काल कहते हैं, और उस रूप को किस टाइम में इस्तेमाल किया जाए, उस फॉर्म को किस टाइम में इस्तेमाल किया जाए, इसको टाइम एंड टेंस कहते हैं। और उसी के अनुसार टाइम एंड टेंस को भी, यानी टेंस के अनुसार 3 भाग में इसको डिवाइड करते हैं। और वो है, पहले तो इसको हम लोग परिभाषित कर रहे हैं कि द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस, एंड where such form is applied is related to time and tense. It is of 3 kinds. It is of 3 kinds. First, present tense. Second, past tense. Third, future tense. Each tense is of
4 kinds. First, indefinite or simple, it is also called simple. Second, continuous or imperfect, or progressive. Third, perfect, and fourth, perfect continuous. Perfect continuous. आप लोग इसको नोट कर लें, आप नोट कर लें, और नोट कर लेने के बाद है ना, अब हम लोग इसके आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अब हम लोग चलेंगे कि हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, इसका व्हाट इज द फॉर्म, व्हाट इज द रूल, है ना। अब हम उन सारी चीजों की चर्चा करते हैं। लेट अस प्रोसीड। Present indefinite. What is the rule? Subject plus V1 or V5 plus object. Second, subject plus is MR plus complement. Let us take an example. I eat a mango. The earth is round. बहुत सारे लोग अब यहां इस बात को लेकर के कंफ्यूज होने लगते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है। जब पूछ दिया जाता है तो विद्यार्थी लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि कैसे सर ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानेंगे, पहचानने का क्या तरीका है सर। तो मैं आपको बता दूं कि जिस पर क्रिया का फल पड़े उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसको कर्म कहते हैं। और इज, एम, आर, वाज, वर ये इनकम्प्लीट वर्ब हैं, बगैर कंप्लीमेंट के यह अर्थ को पूरा नहीं करता है। और वह कंप्लीमेंट वर्ब के रूप में हो सकता है, नाउन के रूप में हो सकता है, प्रोनाउन के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन इज, एम, आर, वाज, वर यह टू, जिसको टू बी वर्ब कहते हैं, मोस्ट बेसिक वर्ब है, यह अपने आप में है ना खुद अर्थ को प्रदान नहीं करता है जब तक कंप्लीमेंट न आ जाए। और वह जैसा कि हमने कहा कि जिस पर क्रिया का फल पड़े उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इज, एम, आर, वाज, वर क्या है, इनकम्प्लीट वर्ब है। अब बगैर कंप्लीमेंट आए यह अपने अर्थ को पूरा नहीं करता है। यानी यहां हमने एग्जाम्पल में दिया आई ईट ए मैंगो, यहां मैंगो क्या है, तो यहां कहेंगे कि सर यहां मैंगो ऑब्जेक्ट है क्योंकि ईट का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, मैंगो के ऊपर। और यहां दी अर्थ इज राउंड, यहां दी अर्थ इज सिर्फ करके छोड़ दिया जाए और राउंड अगर न लिखा जाए तो यह सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़े कि सर इसका यूजेज, हाँ यूजेज क्या है भाई, इसका प्रयोग क्या है।
तो मैं अपने बच्चों को पहले इसके यूजेस के बारे में बता दूं, उसके बाद तब मैं आपको लिखवाऊंगा, तब मैं बोर्ड पर लिखूंगा, पहले आपको बता दूं। तो हम लोग पहले चले यहां से कि आई ईट अ मैंगो और द अर्थ इज राउंड। तो सबसे पहले इसका प्रयोग होता कहां है, किस टाइम में इसका प्रयोग होता है? तो इसका प्रयोग सबसे पहले तो इसको अगर देखा जाए एग्जाम्पल से, तो इसका प्रयोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों के लिए इसका प्रयोग होता है। बोले कि सर कैसे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए इसका प्रयोग कैसे होता है? हाँ, देखा जाए तो आई ईट ए मैंगो, व्हाट डज इट शो? मैं आम खाता हूं, क्या यह दर्शा रहा है कि मैं आम खा रहा हूं? यह दर्शाता है कि आम मैंने पहले भी खाया है, अभी भी खाता हूं और जिंदगी रहेगी तो फिर खाऊंगा। इसलिए यह तीनों का इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, इसका प्रयोग जो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, जो बात सदा सच है, इटर्नल है, यूनिवर्सल है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द अर्थ इज राउंड, अभी एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, गॉड इज ऑल माइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, इसको नोबडी कैन बी लाई, कोई इसको झुठला नहीं सकता है। तीसरी बात कि वर्तमान की आदत बताने के लिए, हैबिट बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई गो फॉर ए वॉक डेली, आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ये एग्जाम्पल क्या बताते हैं? यह वर्तमान की आदत को बताते हैं। इसका प्रयोग निकट भविष्य में अगर किसी कार्य का होना अगर निश्चित हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू पटना टुमारो, आई गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। या ये क्या दर्शाता है? जब हां निकट भविष्य में किसी काम का होना निश्चित हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग परमानेंसी के लिए भी किया जाता है, अगर कार्य में परमानेंसी शो करना हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश, श्रवण सर टीचेज इंग्लिश। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि श्रवण सर ओके अंग्रेजी पढ़ाते हैं, मतलब यानी वो परमानेंसी है। और अगर कोई कहे कि श्रवण सर इज टीचिंग इंग्लिश नाउ अ डेज, तो यह क्या दर्शा रहा है कि श्रवण सर आजकल अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आजकल मतलब ये टेम्पोररी शो करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेम्पोररी शो करता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्तमान के परमानेंसी को दर्शाता है। इसका इस्तेमाल वहां भी किया जाता है जब भविष्य में दो घटना घटे, तो जो घटना यानी जो क्लॉज, घटना को हमने क्या कहा, जो क्लॉज इफ से, वेन से, अनटिल से, अनलेस से, बिफोर से, आफ्टर से, इन केस से और एज सुन एज से शुरू हो, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और आगे आने वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर टेंस में होता है। इसको हमेशा याद रखना है। यही सब चीज न जानकारी की वजह से बच्चे लोग गलती किया करते हैं। एक बात और भी बता दूं, आप अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि न्यूज होता है पास्ट का होता है, लेकिन उसका हेडिंग किस में लिखा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। इसलिए न्यूज़पेपर के हेडिंग को से ही न समझ लेना चाहिए पढ़ करके कि हाँ वो अर्थ क्या दे रहा है। नहीं, उसका न्यूज पास्ट का होता है, लेकिन उसका हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो इसको, इतनी बातों को मैं आपको लिखवा दूंगा और उसको याद कर लें।